हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखा था। फॉर्मूला क्या था उसका? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे अलग अलग टाइप के। अब देखो, इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे? बॉडीज फॉलिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। नियर सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब क्या है? 2-4-5 किलोमीटर जो है ना, वो सरफेस ऑफ अर्थ ही होता है। मतलब जैसे अर्थ का सरफेस है, ठीक है, उससे 4-5 किलोमीटर तक ऊपर चले जाओ तो वो अर्थ का सरफेस ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अर्थ का डायमीटर या साइज बोलो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे 2-4 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ही कहलाता है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। कैसे? एक कॉइन लिया गया, ठीक है, मेटल का कॉइन ले लो, एक फेदर लिया गया, दोनों को क्या किया गया? रिलीज किया गया। ये क्या? अर्थ का सरफेस, ठीक है, अर्थ का सरफेस है ये, और उस पर एक कॉइन और एक फेदर। जैसे मान लो ये जैसे एक मतलब हैवी ऑब्जेक्ट है और ये लाइट ऑब्जेक्ट पेपर है, ठीक है, इस टाइप का। तो देखो क्या किया गया, एक कॉइन लिया गया, एक फेदर लिया गया, इसको ड्रॉप किया गया। तो ऐसा देखा गया कि जो कॉइन है वो अब क्या हुआ, जो कॉइन है ये इसका स्पीड इंक्रीज हुआ, ठीक है, और ये टुवर्ड्स अर्थ अट्रैक्ट हुआ। अब अपने को पता ही है क्या कि अर्थ का क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका स्पीड लगातार इंक्रीज करता है। वैसे भी देखो, जैसे मान लो ये अर्थ है, उस पर कोई मास को रखो ऊपर, जैसे मैं इस मार्कर को रिलीज करता हूँ तो ये अर्थ के साइड अट्रैक्ट होता है, समझ रहे हो, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसके कारण अर्थ क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये ध्यान रखना, अर्थ हमेशा टुवर्ड्स इट्स सेंटर क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मास रखा तो यहाँ पे लगाएगा फोर्स इधर। इसका सेंटर कहाँ है? जैसे मान लो इसका सेंटर क्या है? यहाँ पे मास रखा है तो टुवर्ड्स सेंटर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे मास रखा है तो टुवर्ड्स सेंटर वापस से यहाँ पे फोर्स लगाएगा। तो कहीं पर भी मास रखा रहे, लेकिन जो अर्थ लगाता है टुवर्ड्स सेंटर क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब देखो, कॉइन को रिलीज किया गया, इसका स्पीड इंक्रीज हुआ, ये अर्थ सरफेस पे आया। अब देखो, इसमें ऐसा देखा गया कि कॉइन जल्दी आ गया और फेदर क्या हुआ? लेट आया, ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि है ना, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम लगता है अर्थ सरफेस पे आने में, और लाइट ऑब्जेक्ट को, फेदर को, लाइट ऑब्जेक्ट को कम टाइम लगता है। फिर एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें देखा गया जैसे मास मान लो एक मास m ले लिया गया, एक मास 2m ले लिया गया, ठीक है, या फिर मान लो कुछ भी, मतलब दुगना मास ले लिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों को रिलीज किया गया, वापस से रिलीज और ड्रॉप, दोनों का मतलब एक ही है। वापस से अर्थ सरफेस पे क्या किया गया? रिलीज किया गया। अब देखा, जैसे मान लो 1 kg या 2 kg का मास ले लो, दोनों को रिलीज करो तो दोनों एक टाइम पे आया नीचे, ठीक है, साइमल्टेनियसली नीचे आया। अब 5 kg भी ले लो और 1 kg ले लो, दोनों एक साथ नीचे आया, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर तो ये नहीं हुआ कि जो हैवी मास ज़्यादा टाइम लेता है, लाइट मास कम टाइम लेता है, ठीक है। तो ये इन जनरलाइजेशन ये अपन नहीं कह सकते। अब देखो, इसके बाद क्या हुआ? गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑन फॉलिंग बॉडीज। अब क्या हुआ, गैलीलियो साहब उस टाइम तक थे, तो उन्होंने सोचा क्या कि वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करे। तो ये ऐसा कहा जाता है कि वो क्या किए, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में के ऊपर चढ़ गए, ठीक है, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में, उसके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने क्या किया, 2 स्टोन को ड्रॉप किया ऊपर से। तो देखा क्या कि दोनों साइमल्टेनियसली नीचे आया, अर्थ सरफेस पे गिरा, ठीक है, ड्रॉप हुआ। तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और उसका सरफेस एरिया कम होता है, जैसे मान लो कोई मेटल का बॉल ले लो, ठीक है, तो उसका डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब देखो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इस पर अपन बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो कोई ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो और सरफेस एरिया कम हो, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, जो अब देखो अर्थ है तो अर्थ पे क्या एटमॉस्फेयर है इसके अराउंड, तो एयर भी है। तो जो जिसका हैवी ऑब्जेक्ट लिया गया, ठीक है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा और सरफेस एरिया कम हो, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगता है, ठीक है। नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऊपर जो एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो अपोज कर रहा है, वो कम लगता है। लेकिन उसके उलट इन्वर्स, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी कम हो और सरफेस एरिया ज़्यादा हो, जैसे मान लो ये पेज है, ठीक है, इसका डेंसिटी बहुत कम है और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ये और मार्कर दोनों को मैं ड्रॉप करूँगा तो साइमल्टेनियसली ये नीचे ड्रॉप नहीं करेगा,
अब देखो जिसका डेंसिटी कम है और सरफेस एरिया ज़्यादा है उस पर क्या होता है कि एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, ठीक है, एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है जिसके कारण क्या होता है वो थोड़ा लेट ड्रॉप होता है, उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उन्होंने एक बात बोला, उन्होंने ये भी बोला कि अगर एयर को नेगलेक्ट किया जाए, एयर को हटा दो, वैक्यूम कर दो, ठीक है, तो दोनों मास फेदर और कॉइन दोनों साइमल्टेनियसली नीचे आएगा। मतलब फेदर और कॉइन दोनों को रिलीज कर दो तो दोनों साइमल्टेनियसली नीचे आएगा, एक साथ नीचे आएगा, ठीक है। तभी तक क्या हुआ था, गलीलियो साहब जब ऊपर स्वर्गवास हुआ, मतलब ऊपर चले गए, तभी क्या हुआ, उसी साल क्या हुआ, न्यूटन साहब का जन्म हुआ था। तब तक उस न्यूटन साहब ने तब तक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और वो उसका फॉर्मूला वो सब ड्राइव कर ही लिए थे, ठीक है। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, एक रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट हुए ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, जैसे देखो ये क्वाइन था ना, सॉरी ये क्वाइन है और ये जो फेदर है, क्वाइन और फेदर को क्या कर दिया, एक वैक्यूम ट्यूब में डाल दिया, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, VACUUM ट्यूब। अब देखो वैक्यूम का स्पेलिंग देखना, W होता है, कुछ लोग VACCUM लिखते हैं, जबकि होता है क्या, VACUUM। अब क्या किया, ऐसे मतलब जैसे नीचे रखा हुआ था ना, जैसे कॉइन और फेदर दोनों नीचे रखा हुआ था, उसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये जैसे मान लो नीचे कॉइन और फेदर एक वैक्यूम ट्यूब में रखा हुआ, उसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब मतलब एयर को पूरा शक कर लिया, बाहर निकाल लिया गया, तो देखा कॉइन और फेदर साइमल्टेनियसली नीचे आया, ठीक है। तो वहाँ से ये पता चल गया क्या कि है ना, ये जो मतलब जो इनके आने का जो टाइम है या इनका एक्सेलरेशन है, ये इनके मास पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो अब इसके आगे अपन देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट था, इससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट है। मैं वैक्यूम ट्यूब तो नहीं बना सकता, वरना मैं दिखा देता, एक कॉइन एक फेदर लेकर के दोनों साइमल्टेनियसली नीचे आता, ठीक है, चाहे वो एयर का डिस्टेंस है नहीं वैक्यूम ट्यूब में। अब इसके आगे देखते हैं, इसको नोट कर लो चाहो तो। अब देखो एक टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, टॉपिक से ही, जो एक्सेलरेशन किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। अब क्या अर्थ है, तो अर्थ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशन के बारे में डिफरेंस इससे बैक वाले लेक्चर में बता दिया है। तो अर्थ का ग्रेविटी के फील्ड के कारण क्या होता है, कोई भी मास या ऑब्जेक्ट को रिलीज करो तो वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वो जो मतलब एक उसका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है जब वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ आता है, और वो अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट करता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि अपने को पता है कि जैसे मान लो क्या, यहाँ पे एक मास ले लो, ठीक है, ध्यान से देखना, एक मास लिया गया, उसको सरफेस ऑफ अर्थ के पास रखा गया। अपना टॉपिक क्या है, जो ऑब्जेक्ट फॉलिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो देखो यहाँ पे रखा गया, ठीक है। आर ई क्या है, आर स्मॉल ई रेडियस ऑफ अर्थ, इसको मान लिए अर्थ है। कैपिटल एम स्मॉल ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो लग रहा है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना जितना फोर्स अर्थ इस पर लगा रहा है, ध्यान से सुनना, जितना फोर्स अर्थ इस मास पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये मास भी अर्थ पे लगाएगा। वो मैंने अभी दिखाया नहीं है, चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो फोर्स एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों बराबर फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो ये ऐसे लिख दिया। यहाँ देखो आर ई क्या बताया, रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई क्या बताया, मास ऑफ अर्थ, एम क्या बताया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ जो पड़ा हुआ है अर्थ के सरफेस पे, और एफ क्या, ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखो ये आर ई जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना, दोनों के बीच में जब फोर्स निकालते हैं तो फोर्स कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस अपने को पता करना होता है। तो देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ई ही ले लेंगे, ठीक है। जो एम है, अब देखो जब भी अपन फोर्स कैलकुलेट करते हो तो डिस्टेंस कहाँ लेते हैं, सेंटर टू सेंटर। तो देखो इसका सेंटर तो यहाँ हुआ, इसका सेंटर यहाँ हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो आर ई ही लेंगे। ये जो आर ई है ना यही लेंगे, क्योंकि मानेंगे क्या कि ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, वो रेडियस ऑफ अर्थ के सामने क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे उस डिस्टेंस को। ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ना ऊपर, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या ले लेंगे, आर ई। तो देखो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, दोनों का मास अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्या ले लिए, आर ई ले लिए, वो डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिए, जो छोटा सा डिस्टेंस है ना ये वाला, इसको नेग्लेक्ट कर दिए। तो देखो
अब अपने को फोर्स इक्वल टू अपने को क्या पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है न्यूटन का सेकंड लॉ से। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो देखो मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे आता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, समझ लो। अर्थ की ग्रेविटी के कारण कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के साइड आता है नीचे, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, वही अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करेंगे, उसका मुझे एक्सेलरेशन इस वाले मास का निकालना है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। अब देखो फोर्स कितना लग रहा है इस पर, जी अपॉन आर ई स्क्वायर। ये जो फोर्स है जी अपॉन आर ई स्क्वायर, और उसको डिवाइड क्या कर देंगे, मास से। इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसके मास से डिवाइड कर दिए। तो देखो मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखो जो एक्सेलरेशन जो आया ना, ये जो एक्सेलरेशन आया, जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों कि देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे अपन ने ना इस पर जो फोर्स लग रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण, और बाकी फोर्स को नेग्लेक्ट किया, एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। अब ऐसे भी अपन फिजिक्स में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिससे टेंशन कम हो जाता है 12th तक। तो देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसमें बताओ कहीं पे मास का कोई टर्म है क्या, जो ऑब्जेक्ट का जिसका तुम एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, चाहे तुम फेदर का मास रखो, चाहे तुम फेदर को ड्रॉप करो, चाहे तुम आयरन बॉल को ड्रॉप करो, चाहे कॉइन को ड्रॉप करो, ये तो डिपेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डिपेंड किस पर कर रहा है, ध्यान से सुना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ठीक है, इसको मीटर में रखना बात अलग है, बाकी मैं बता रहा हूँ रेडियस। तो ये तीनों कांस्टेंट है, जी एम ई आर ई। तो बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसको अपन जी का वैल्यू, एम ई का वैल्यू, आर ई का वैल्यू पुट करके देखते हैं इसका वैल्यू कितना आया। इसको नोट कर लो, एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक्सेलरेटेड होता है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, मैंने समझा भी दिया। अब उसका कैलकुलेशन देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसको नोट करो स्क्रीन पॉज करके। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो भी मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे क्या आया था फॉर्मूला, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू देखो लिखा हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई, सब कुछ यहाँ से पुट कर दिया। जब इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से कर लेना, वो अप्रॉक्स आ जाएगा 9.81, ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 9.81 या अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स करके क्या लिखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 मीटर सेकेंड -2, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हुआ। तो ये क्या है, कैलकुलेशन है ना, मतलब जनरली तुम्हें याद होना चाहिए कि ये रखेंगे तो ये 9.8 आएगा, ठीक है, ये आता भी है, इसको बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कर रखा है, तो चाहो तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है अपने को। दिस एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। मतलब चाहे तुम कॉइन और फेदर, ठीक है, जैसे मान लो ये जो एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये अब मैं एयर रेजिस्टेंस हटा दूँ तो दोनों साइमल्टेनियसली नीचे जाएगा, ठीक है, सेम टाइम में, तो मास पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट को कैसे भी तुम थ्रो करो, ठीक है, उस पर जो चाहे तुम ऑब्जेक्ट को कहीं से भी थ्रो करो, चाहे कहीं से ड्रॉप करो, उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है, ये क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को 10th फ्लोर से ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये सीधा नीचे जाएगा टुवर्ड्स सेंटर।
अब मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर थ्रो करता हूँ, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर ये नीचे आने लगेगा। ऐसा नहीं कि वो कोई मिल गया वाला जादू नहीं कि बॉल को एलियन ने मारा, किक किया तो वो स्पेस में चला गया, वैसा नहीं। जाता है, मानते हैं, लेकिन अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने इसको ऊपर थ्रो किया जितना एक पर्सन थ्रो कर सकता है, फिर ये क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर ये नीचे आ गया। यही होता है जनरली। तब पर उस पर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगा। अब मैं मान लो इसको ऐसे नहीं थ्रो करके थोड़ा किसी एंगल पे थ्रो करता हूँ, ठीक है, ये इस टाइप से, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे थ्रो किया गया, ठीक है, इस टाइप से, तो ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। तब पर भी देखो इस पर एक्सेलरेशन जो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स, हमेशा जो ये अर्थ का जो ये मान लो नीचे अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ ही लगेगा एक्सेलरेशन। समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब तुम ऑब्जेक्ट को कैसे भी थ्रो करो, उस पर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, चाहे ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करो, नीचे थ्रो करो, ऐसे थ्रो करो, वैसे थ्रो करो, सब जगह टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, डेरिवेशन देखा, और ये क्या होता है इसको समझा, और ये कैसे लगता है ये भी देखा। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या देखा, चाहे एक फेदर लो, चाहे एक मेटल का बॉल लो, कॉइन लो, अगर स्पेस में, ठीक है, स्पेस या फिर वैक्यूम में तुम ड्रॉप करोगे तो दोनों साइमल्टेनियसली नीचे आएगा एयर रेजिस्टेंस खत्म हो जाने के बाद। तो गैलीलियो साहब ने जो बोला था वो सही बोला था, लेकिन वो उस समय एक्सपेरिमेंट से वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और मैथमेटिकल फार्मूला तो न्यूटन साहब ने किया। तो इस एंड यहाँ पे लेक्चर को एंड करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फिजिक्स मैजिक को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।